हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू एनालाइज यूपीएससी 2021 का जो जीएस 1 का पेपर था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ फ्रॉम द भक्ति पीरियड। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। ध्यान देना इस चीज़ पे, इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। ठीक है, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि बच्चे यहाँ पे गलती पता है क्या करेंगे, वो सारी की सारी भक्ति लिटरेचर लिख कर आ जाएंगे, बोलेंगे नंबर नहीं आए। भाई वो कह रहे हैं कि मुझे नेचर बताओ कि उसका नेचर कैसा था, है ना। एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, तो दो पार्ट हो गए, तो मुझे क्या बताना है, नेचर और इसी के साथ साथ उसकी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। बाकी जो एक्स्ट्रा हम पेरिफेरल सब टॉपिक्स लिखते हैं वो बाद में देखेंगे। पहले तो मेन जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको देखते हैं। भाई जब मैं भक्ति लिटरेचर की बात करता हूँ, हाउ विल आई बी एबल टू राइट विदाउट नोइंग। तो मुझे पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो कि सिखों के जो मतलब जो मेन ग्रंथ है ना, वो यहीं पर आई है, तो लिख दिया गुरु ग्रंथ साहिब। इसी के साथ साथ मुझे कबीर जी की बीजक के बारे में पता है, बीजक। इसी के साथ साथ मुझे थर्ड पता है अबाउट सूरसागर, जो कि सूरदास की थी। ये सब हमने आर्ट एंड कल्चर के कोर्स में देखी है। और कोई किताब जो कि मुझे याद आती है नहीं, बट मुझे पता है कि मीरा जो थी, है ना, जो मीरा थी वो गाती भी थी, है ना, तो उनके क्या हो जाएंगे, कीर्तन, है ना। तो मैं इसे लिख दूंगा मीरास कीर्तन, कंपाइलेशन ऑफ मीरास कीर्तन। अब ये कह रहे हैं कि नेचर बताओ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, गुरु ग्रंथ साहिब लिखी है पंजाबी में, है ना, सिखी मतलब गुरुमुखी में लिखी है। बीजक जो है वो लिखी हुई है ब्रज भाषा के आसपास, सूर सागर भी इसी में है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका नेचर कैसा था, वर्नैकुलर, वर्नैकुलर नेचर का था। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये लिखेंगे, और इसका नेचर क्या होगा, हम ये लिखेंगे कि इसने बेसिकली रिलीजन को क्या करा, डेमोक्रेटाइज करा। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि इसने रिलीजन को डेमोक्रेटाइज करा, क्योंकि इससे पहले गुप्ता पीरियड में जो शूद्र थे उनको, उनके पास जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको पढ़ने का राइट नहीं था, है ना, उनको पढ़ने का राइट नहीं था, है ना। गुप्ता पीरियड में शूद्र जो थे वो सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे रिलीजियस टेक्स्ट। इसके बाद मैं कहूँगा कि इसका नेचर रिफॉर्मेटिव था, रिफॉर्मेटिव नेचर था। कैसे भाई, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो कबीर जी हैं, है ना, कबीर जी ने क्या करा, कबीर जी ने जो सोशल इल्स थे उनके बारे में बोला, सोशल इल्स के बारे में बात करी। गुरु नानक देव जी ने बात करी अबाउट विमेन, कि मतलब विमेन जो है वो इक्वल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं। जैसे कि उनका एक वो था, कोट था, जे को मंदा आखिए जित जमे राजान, कि हाउ कैन यू से दैट शी इज, मतलब शी इज सोर्स ऑफ ऑल ईवल, हु गिव्स बर्थ टू अ किंग ऑल्सो। कि मतलब अगर एक, जैसे हम कहते हैं ना कि औरत नर्क का द्वार है, अगर वो नर्क का द्वार होगी तो वो एक राजा को कैसे जन्म दे रही है, एक संत को कैसे जन्म दे रही है। कबीर ने सोशल इल्स की बात करी, जैसे कि कास्ट, है ना, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि इन लोगों ने ये कहा कि डिवोशन टू गॉड, डिवोशन टू गॉड जो है वो ज़्यादा ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दी सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि इसने चैलेंज करा किस चीज़ को, इसने चैलेंज करा द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी ओवर रिलीजन, ब्राह्मणिकल अथॉरिटी ओवर रिलीजन, रिलीजन को इसने चैलेंज करा। मैं लिखते लिखते भाई स्पेलिंग मेरी चली जाती है भाई, क्योंकि मैं सोचता हिंदी में हूँ ना, तो फिर ऐसे होता है कि सोच रहे हिंदी में, लिख रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो थोड़ा सा वो कर लेना, क्या कहते हैं उसे, एडजस्ट कर लेना, नहीं तो लिख देना डिस्क्रिप्शन में कि ये स्पेलिंग बार बार गलत हो रही है, तो मैं उसको प्रैक्टिस कर लूँगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई वुड राइट, और इसके अंदर मैं ड्रॉप करता जाऊँगा, है ना, आई विल कीप ड्रॉपिंग। और इसी के साथ साथ मैं क्या लिखूँगा, हम लिखेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप आते हैं, न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप।
न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप के साथ साथ क्या आते हैं? न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप के साथ साथ हम कहेंगे कि न्यू गॉड्स, है ना। न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप है, न्यू गॉड्स, लोकल गॉड्स जो थे, है ना। जैसे कि आप देखो कि विट्ठल, विट्ठल जी, ये कहाँ पर आएंगे? विट्ठल जी आएंगे, जो कि आएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, आप लिख सकते हैं गुरुज, गुरुज इन पंजाब। ठीक है, आप ऐसे करके आप लिख सकते हो कि न्यू फॉर्म गॉड्स एंड डेमी गॉड्स आएंगे, न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्शिप क्या आएंगी? कीर्तन, कीर्तन, भजन, है ना, ऐसे करके। तो दिस इज हाउ आई वुड राइट इन द एग्जामिनेशन, एंड आई एम श्योर कि भाई काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लिखा है, मतलब मैं ही इम्प्रेस हो गया खुद से यार, बहुत आता है मुझे तो। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इसने इंडियन कल्चर को कैसे कंट्रीब्यूट करा। तो हम कल्चर में क्या लिखेंगे? इंडिया के कल्चर में क्या आता है? इसमें मैंने ऐसे बनाया था PMLARPSC। ठीक है, कि आर्ट एंड कल्चर का कोई सवाल आएगा तो इससे मैं सोचूंगा। पी से है फिलोसफी, तो हम लिखेंगे कि इसने बेसिकली इंडियन फिलोसफी या इंडियन ट्रेडिशन, है ना, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशंस को क्या करा? इंडियन ट्रेडिशंस में जो पेट्रियार्कियल पेट्रियार्की थी, या फिर आप कह लो कि इसने इंडियन ट्रेडिशंस को रिफॉर्म करा, है ना, रिफॉर्म्ड इंडियन ट्रेडिशंस। एंड जो जो स्पिरिचुअल रोल था या फिर रिलीजियस रोल ऑफ वुमेन जो था, है ना, वो हमको यहाँ पे दिखता है ना। जैसे मतलब फीमेल गॉडेसेस आएंगी, एंड फीमेल जैसे मीरा आ जाएंगी, है ना, सक्कूबाई आ जाएंगी, मीरा, सक्कूबाई, फिर एक और बाई थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, ताराबाई शायद, है ना। तो ये सक्कूबाई जो थी ये महाराष्ट्र में थी। ठीक है, सक्कूबाई, इसके बाद मीराबाई। तो ये क्या दिखा रहा है? क्या इससे पहले हमने कभी भी किसी फीमेल सेंट का नाम सुना था? नहीं सुना था, है ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे फीमेल सेंट्स आती हैं, तो इसने ट्रेडिशंस को ट्रांसफॉर्म करा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है म्यूज़िक, तो हम ये लिखेंगे कि एक डिस्टिंक्ट, आप ये कह सकते हो कि भक्ति, भक्ति पीरियड ने, भक्ति पीरियड ने जो है, जो फोक, फोक आर्ट था, है ना, फोक आर्ट था, उसे भी इन्फ्लुएंस करा। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि यू कैन टॉक अबाउट कथक, कि जो कथक था वो मतलब बेसिकली भगवान, भगवान मतलब उसने बेसिकली कथक ने जो भक्ति पीरियड में जो फोक आर्ट डेवलप हुआ, या भगवान के लिए जो फोक आर्ट डेवलप हुआ, उसके ऊपर कथक, जो कथक वाले जो लोग थे वो डांस करते थे। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे कि रबाब। ठीक है, रबाब, रबाब जो था ये कौन बजाते थे? ये मर्दाना बजाते थे, गुरु नानक देव जी के साथ चलते थे। इसके बाद थर्ड में मैं ये लिख सकता हूँ कि कास्ट, मतलब क्लास, कास्ट जो है वो थोड़ी सी फ्लूइड होती है यहाँ पे, कास्ट में फ्लूइडिटी आती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि शूद्रास, कि मतलब हमने हमने ये देखा कि अब जो मतलब जो न्यू, जैसे कि नामदेव, नामदेव, कबीर, और फिर उसके बाद सूरदास, ये सारे के सारे जो थे, है ना, ये सारे के सारे जो थे, देवर नॉन ब्राह्मण्स, ऐसे करके। और आगे देखते हैं लैंग्वेज, तो हम उसमें यही लिख सकते हैं कि मतलब आप कह लो कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है वो भी प्रमोट हुई। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो हमने देख लिया, आर्किटेक्चर में हम लिख सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल जो है वो भक्ति आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। कैसे? भक्ति आर्किटेक्चर में कहा कि मतलब कास्ट, रिलीजन, रेस, ये सब बराबर होता है। इसलिए गोल्डन टेम्पल के पास, गोल्डन टेम्पल में 4 एंट्रेंस है, या हर गुरुद्वारे में चारों तरफ से एंट्रेंस होती है, कि इट इज़ ओपन टू ऑल रिलीजन, इट इज़ ओपन टू मेल फीमेल, इट इज़ ओपन टू, आई वुड से कि ऑल कास्ट ऑल्सो, है ना। जैसे मतलब मैंने कहीं नहीं देखा कि मतलब ऐसे कि गोल्डन मतलब टेम्पल्स, अगर गुरुद्वारे में अगर आप जाओगे तो मैंने ये देखा है कि मतलब कोई वहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं है। मतलब मैं काफ़ी बार गुरुद्वारे में गया हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई ये एक दूसरे रिलीजन का है या ये किसी दूसरी कास्ट का है।
तो इसको बाद में मतलब खाना मिलेगा, या इसको प्रसाद कम मिलेगा, इसको ज़्यादा मिलेगा, कि इसको बाहर खड़ा करेंगे तो लास्ट में जाना, है ना। चलिए, तो ये सब क्यों है? क्योंकि भक्ति लिटरेचर या फिर हमारे कल्चर का पार्ट है ना। इट इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ सिख कल्चर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। चलिए आगे देखते हैं, आगे रिलीजन को लिखा है। तो हम ये कहेंगे कि मतलब ठीक है, रिलीजन ही, हम तब से रिलीजन रिलीजन चला रहे तो उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद ये फिलॉसफी थी, आरपीएससी, पीएमएलए आरपीएससी। ये पी से क्या था? इस पी से क्या था याद तो नहीं आ रहा। स्कल्पचरल ट्रेडिशन थी, और ये क्विजीन एंड कॉइन्स के बारे में था, तो मैं इतना नहीं जाऊंगा। आप ये कह सकते हो कि न्यू फेस्टिवल्स आते हैं, है ना, नए फेस्टिवल्स आ जाएंगे, फेस्टिवल्स इन सोसाइटी हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो होला महल्ला, जो कि होला महल्ला हो गया। फिर उसके बाद ये मतलब ये पंजाब में सेलिब्रेट होता है। और इसके बाद जो भी मतलब आपको याद हो, मतलब जैसे कि आप कह लो कि वरी वरकारी मुझे याद आता है, वरी वरकारी जो है वो मुझे याद आता है, ये पंढरपुर महाराष्ट्र में होते हैं, है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हो कि नए नए फेस्टिवल्स आते हैं। तो दिस इज हाउ आई वुड राइट। तुम देख रहे हो कितना मस्त आंसर बन रहा है, बिकॉज वी हैव डन आर्ट एंड कल्चर। और सोचिए, हमने तो रिवीजन भी अभी नहीं करी। और आर्ट एंड कल्चर का जो कोर्स है भाई, वो फ्री में अवेलेबल है, जाके कर लो एक बार, अभी करो, फिर प्रीलिम्स के बाद करना। ये सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ से निकाले, आई एम नॉट किडिंग, ये सब का सब हमने पढ़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। ठीक है भाई, तो मुझे राइज एंड ग्रोथ को दिखाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो भाई मैं मैप ही बना लूँगा। मेरा तो ऐसे रहता है GS1 में, मैप ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करो। नहीं डल रहा कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती करेंगे। चलो भाई थोड़ा सा एरिया इनका कब्जा लेते हैं। तो ऐसे कि मतलब एक रफ डायग्राम, मैंने तो भाई यूपीएससी टॉपर्स के ऐसे ऐसे डायग्राम देखे कि अगर धरती माता अगर आ गई ना, तो उन्हीं को पहले मारेंगी। ये क्या बना दिया मुझे। चलिए मैं क्या बोलूँगा, ऐसे करके बना दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा यंग बंगाल मूवमेंट एंड ब्रह्मो समाज, और फिर मैं इसको ऐसे करते करते यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, और मैं लिखूँगा आर्य समाज, आर्य समाज। और फिर ऐसे करते करते यहाँ पे आके लिखूँगा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे एक और ऐसा बना देंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे वी कैन राइट रामाकृष्ण मिशन, है ना। ऐसे करके कि मतलब मैं बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे यंग बंगाल मूवमेंट और ब्रह्मो समाज की वजह से प्रार्थना समाज आते हैं, आर्य समाज आते हैं। ठीक है, ऐसे करके मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ट्रेस द राइस एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल मूवमेंट एंड ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स स्टार्ट तो मैं यहीं से करूँगा कि राजा राम मोहन रॉय, है ना, जिनको कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, उन्होंने ब्रह्मो समाज ये लेकर आए, ताकि जो जो मतलब जो हमारी ट्रेडिशंस है ना, उनके अंदर जो सुपरस्टिशंस हैं और जो डॉगमास हैं उनको चैलेंज करने के लिए। ऐसे करके मैं लिखूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो कि इंडिया में चलती हैं, जो कि चली। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे सारी की सारी लिख दूँगा जो मुझे याद आएगा, जैसे कि यंग बंगाल मूवमेंट हो गया, उसके बारे में एक लाइन। फिर उसके बाद ब्रह्मो समाज, इनके बारे में एक लाइन। फिर उसके बाद लिख दूँगा आर्य समाज, जो वहाँ पे लिखा है ना सेम, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज हो गया। फिर उसके बाद प्रार्थना समाज। फिर इसके बाद मुझे याद आता है किसका, मुझे याद आता है सत्य शोधक, जो कि ज्योतिबा फूले की थी ना, सत्य शोधक वाला, तो वो लिख दूंगा। और कोई और क्या याद आता है, अम, और कोई याद आता है, आत्माराम पांडुरंग, सत्य शोधक समाज। सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में कोई याद आता है? नहीं आता है ना। तो दिस इज़ हाउ आई वुड राइट। फिर उसके बाद
मतलब और भी है, जैसे दादा भाई नौरोजी की भी थी एक रहनुमाई मजदे आसन, बट मुझे उसकी स्पेलिंग नहीं आती तो मैं क्या लिखूं। फिर मे बी वी कैन ऑल्सो राइट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ऐसे करके मैं लिखता है ना, कि ये सारे के सारे थे जो कि मुझे याद हैं। और हाँ भाई, ऑफ कोर्स भाई, ये तो भूल ही गए, रामा कृष्णा मिशन, रामा कृष्णा मिशन, रामा कृष्णा मिशन। तो अभी मैंने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं करा ना आर्ट एंड कल्चर, तो जब मेरा एग्ज़ाम होगा तो मैं रिवाइज करके जाऊंगा, पेज भर देंगे जी, 10-10 लिखेंगे, है ना। और फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि मतलब फिर मैं लिखूंगा कि ब्रह्मो समाज जो था, है ना, यहाँ पे लिखा है ना कि ब्रह्मो समाज और यंग बंगाल मूवमेंट, तो फिर मैं लिखूंगा ब्रह्मो समाज, है ना, कि कैसे ब्रह्मो समाज जो है उसने क्या करा। तो ब्रह्मो समाज ने बेसिकली किसके खिलाफ बोला, हम कहेंगे कि इसने सती सिस्टम के खिलाफ बोला, इसने पर्दा सिस्टम के खिलाफ बोला, है ना। इसी के साथ साथ ब्रह्मो समाज ने क्या करा, इसने बेसिकली मोनो जो आइडोलेट्री होती थी उसके खिलाफ बोला, ठीक है, जो आइडोलेट्री होती थी इसके खिलाफ बोला। फिर इसी के साथ साथ ब्रह्मो समाज ने और क्या बोला, ब्रह्मो समाज ने कि आइडोलेट्री के खिलाफ और पॉलीथिज्म के खिलाफ बोला, और कहा कि मोनोथिज्म होनी चाहिए, तो पॉलीथिज्म के खिलाफ बोला, है ना। तो दिस इज हाउ आई वुड राइट। और मैं ये लिखूंगा कि इसने इंस्पायर करा, राइज लिखा है ना, तो इट इंस्पायर्ड प्रार्थना समाज, जो कि इन महाराष्ट्र, जो कि आत्माराम पांडुरंग ने स्टार्ट किया था। इट इंस्पायर्ड प्रार्थना समाज, जो कि आत्माराम पांडुरंग ने स्टार्ट किया था। दिस इज हाउ आई वुड राइट। फिर उसके बाद मैं बात करता यंग बंगाल मूवमेंट, एंड ऑफ कोर्स भाई राजा राम मोहन रॉय का नाम लिखना है। फिर उसके बाद मैं बात करता कि यंग बंगाल मूवमेंट, है ना, और मैं यहाँ पे लिखता कि इट वॉज स्टार्टेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो, और इन्होंने कौन से आइडियाज़ को फॉरवर्ड किया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऐसे करके अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली एक कल्चर या फिर एक ट्रेडिशन चलाई किसकी, रीजनिंग, रीजनिंग एंड लॉजिक। तो इन्होंने किसका किसके बारे में बात करी थी, इन्होंने वुमेन्स, मतलब इन्होंने जेंडर इक्वालिटी की भी बात करी थी, मैं ऐसे करके लिखता, इन्होंने जेंडर इक्वालिटी की भी बात करी थी। और फिर उसके बाद मैं ये लिखूंगा कि इसके बाद जो बंगाल के अंदर स्टूडेंट मूवमेंट्स होती हैं, राइट, जो बंगाल के अंदर जो स्टूडेंट मूवमेंट्स होती हैं, वहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन था, है ना। सो मच सो दैट कि कर्जन को इन यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेके आना पड़ गया था, है ना। दिस इज़ हाउ आई वुड राइट इन द एग्जामिनेशन कि ये इनका ग्रोथ था। और हम कहेंगे कि इन्होंने आगे चल के इंस्पायर किसको करेंगे, ये जुगांतर को, है ना, जुगांतर एंड अनुशीलन, कि युगांतर और अनुशीलन जैसी जो बॉडीज थी, उन्होंने इनसे मतलब यंग बंगाल मूवमेंट से इंस्पिरेशन ली। ऐसे लिख के कह देंगे भाई इतना तो लिख दिया, और तुझे क्या चाहिए अब नंबर दे दे, फिर आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई वुड राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ये कहाँ से आए, प्रिंसली स्टेट से आए भाई, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है। भाई कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है, सारे के सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो स्किप करके जाते हैं। देखते हैं, लेकिन अब बुद्धि है ना, मतलब थोड़ा तो पता है ना, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि असेस द मेन मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ठीक है, एंड सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है, तो समझ में आ रहा है ना। एंड इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज क्या थे, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा, दूसरी तरफ मैं लिखूंगा कि सोशो कल्चरल प्रॉब्लम क्या थे, सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या थे, ठीक है। अब भाई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में ये होगा कि
जो जो मतलब प्रिंसली स्टेट्स होंगे, दे विल बी रिलक्टेंट, है ना, दे विल बी रिलक्टेंट टू सरेंडर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी, पोस्ट एंड पावर। और क्या होगा, हम कहेंगे लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो होते थे उनका यूनिक यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, यूनिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था। इसी के साथ साथ आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो कैसे होगी, वो लोकल लैंग्वेज में होगी। और इसी के साथ साथ आप लिखोगे करप्शन, है ना, करप्शन थी। और इसी के साथ साथ आप लिखोगे कि क्या बोलेंगे, नेपोटिज्म, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होगा, नेपोटिज्म किसकी भाई, रॉयल फैमिली की, है ना। तो वो तो चाहेंगे ना कि उनको, उनके जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में वो रहें, है ना। तो ऐसे लिखेंगे रॉयल या फिर नोबिलिटी, रॉयल फैमिली की इनकी नेपोटिज्म। मैंने पढ़ा नहीं है, बना बना के लिख रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं लिखूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या चैलेंजेस आते हैं, कि चीज़ें स्टैंडर्ड नहीं होंगी, लैंग्वेज का बैरियर होगा, करप्शन होगी, लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी, पोस्ट और पावर सरेंडर नहीं करना चाहेंगे, नेपोटिज्म होगी, क्योंकि वो तो राजा जी की एडमिनिस्ट्रेशन है ना प्रिंसली स्टेट में। ऐसे करके मैं लिखता। और फिर उसके बाद जब आपको कोई टॉपिक नहीं आता, वहाँ पे बदतमीज़ी नहीं करनी, 10-10 पॉइंट नहीं लिख कर आने, है ना। चलिए, उसको बोलना है कि डिग्निफाइड 5 लिख दिए, इतना आता था, अच्छा लगा तो नंबर दे दीजिए। आगे देखते हैं कि सोशो कल्चरल प्रॉब्लम क्या होंगी। रिलीजन, है ना, रिलीजन के बेसिस पे तो हम देखेंगे कि जो बहुत सारी, जैसे कि हम देखेंगे रिलीजन के बेसिस पे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में लार्जली मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और वो लोग क्या मांग रहे थे, इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पंजाब। पंजाब जो है वो बेसिकली पंजाब सूबा बनाना चाहता था, या फिर एक मतलब पंजाब के अंदर भी हम देख रहे थे कि हमको क्या दिखा है कि वो भी ससेशन की बात कर रहा था, पंजाब भी ससेशन की बात कर रहा था। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि स्टेटहुड की डिमांड थी, स्टेटहुड डिमांड कहाँ पे, आंध्रा स्टेट, आंध्रा स्टेट। फिर इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स के अंदर, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि मुंबई मुंबई became a point of contention between गुजरात एंड बॉम्बे एंड प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, कि ये किसके पास रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई वुड राइट। और फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, रिलीजन का दिक्कत था, पंजाब स्टेट का था, फिर उसके बाद स्टेटहुड की डिमांड थी, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे तो लिंग्विस्टिक। फिर इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, तो वहाँ पे ट्राइबल का था ना, सोशो कल्चरल लिखा, तो यही तो आएगा ना कल्चर में, लैंग्वेज के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे। और अब हम क्या देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में किसके बेसिस पर होगा, ट्राइब्स के बेसिस पे, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी, ट्राइबल जो ट्राइबल्स थे, है ना, उनको देवर नॉट श्योर कि इंडिपेंडेंट इंडिया में उनकी क्या पोजीशन होगी, तो देवर आस्किंग फॉर फ्रीडम, है ना। तो ऐसे करके कि ट्राइबल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, रिलीजन की डाइवर्सिटी एंड रीजनल रीजनल आई वुड से कि रीजनल डिमांड्स जो थी, है ना, उन सबको केटर किया। और क्या था कल्चर में, और क्या होता है कल्चर में, आप कह लो कि हाँ, मतलब इतना ही है, यही समझ में आता है। चलिए, इसी के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, कि जो अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, वो स्पेशल स्टेटस चाहते थे, स्पेशल स्टेटस डिमांड। अब ये आपको कहाँ पे दिखता है, स्पेशल स्टेटस डिमांड, स्पेशल स्टेटस की डिमांड, एग्जाम्पल बाय विदर्भा, उसको मिलता भी है ना, विदर्भा, विदर्भा हो गया, या भोपाल हो गया, भोपाल को तो नहीं मिला, बट विदर्भा जो है उसको, उसकी अलग टीम है ना, काफ़ी सारी चीज़ें विदर्भा के लिए अलग है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो कि ये पहले जो स्टेट्स थी, है ना, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ये स्पेशल स्टेटस भी डिमांड करते थे, ठीक है।
ऐसे करके आप लिख सकते हो। और एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक और चीज़ लिख सकते हो, प्रीवी पर्सेस। प्रीवी पर्स का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो प्रिंसली स्टेट्स को एक बेसिकली एक मासिक या फिर एक बेसिकली एक स्टाइपेंड देगी प्रिंसली स्टेट्स को रन करने के लिए, कि ये इनके पैसे पे चलेंगे। ठीक है, क्यों देगी? क्योंकि इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, पोस्ट और पावर को सरेंडर करा है। इंदिरा गांधी आती है, बंद कर देती है, बोलती है यार ये थोड़ी होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई वुड राइट इन द एग्जामिनेशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे का अगला जो सवाल है वो ये है, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। तो आई नो इट इज़ फनी, बट वाई नॉट शो देम वेयर इज वेस्टर्न घाट एंड वेयर आर हिमालयास। है ना, क्या पता उसे ना पता हो भाई, है ना। चलिए भाई, हम तो यही मान के चलेंगे कि हम एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चा है, वो हमारी बुकलेट्स चेक करेगा, है ना, और उसे पसंद है डायग्राम्स, है ना। मैं तो ऐसे ही सोच के एग्ज़ाम लिखना मुझे लगता है ज़्यादा सही है, कि यूजुअली वी थिंक कि हाँ ये तो आता ही होगा, ये थोड़ी ना बताना है, और पता चलता है बाद में जाके कि नंबर ही उसी चीज़ के हैं। चलिए, यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया वेस्टर्न घाट। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मैं लिख दूंगा यहाँ पे वायनाड लैंडस्लाइड, ताकि उसको ये ना लगे कि भाई ये तो मेरे को बना रहा है। फिर इसके बाद ऐसे कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा किन्नौर। तुम कहो कि भाई तुझे क्या कैसे पता, क्योंकि मैंने करंट अफेयर किए हैं, तू करेगा तेरा भी हो जाएगा। करंट अफेयर की सीरीज भी इसी चैनल पे आ रही है। किन्नौर लैंडस्लाइड। ठीक है, किन्नौर लैंडस्लाइड के बारे में लिख दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दूंगा, लिखूंगा सिक्किम लैंडस्लाइड। और ऐसे करके यहाँ पे भी एक हुई थी, तो यहाँ पे लिख दूंगा मेघालय लैंडस्लाइड। ठीक है, लग रहा है ना अब? लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है ना कि भाई जगह भरने के लिए नहीं किया है, भाई आता है बंदे को। तो यही बस उसको विश्वास मतलब ऐसे करके थोड़ा फियरलेसली लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज, डिफरेंशिएट करने के लिए वी कैन जस्ट क्रिएट अ टेबल। भाई सीधी लाइन खींच के प्राउड फील होने लगता है। यहाँ पे लिख दिया जो जो मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है, या जो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। हिमालयास लिख लेते हैं, या फिर हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हिमालय दोनों ही नहीं आते, मैं तो ये सोच रहा हूँ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, देखो अब थोड़ी बुद्धि लगाओ। हिमालय में लैंडस्लाइड क्यों होती है ना, या फिर वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड क्यों होती है? वेस्टर्न घाट में जब मॉनसून आता है ना, तो प्राइमरी ड्राइवर क्या है? मॉनसून है। यार हम ना थोड़ा सा इनोवेट कर सकते हैं ना, हमें कौन सी कोई ट्रेन पकड़नी है। चलिए आइए, एग्जामिनेशन में एक वर्टिकल ऐसे बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट, कुछ भी लिख दो, मतलब फैक्टर लिख दो, चलो फैक्टर्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी कॉज। मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉनसून। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, फिर इसके बाद लिखूंगा एंथ्रोपोजेनिक। कहने का मतलब है कि मैन मेड यहाँ पर क्या है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टूरिज्म, कॉमा इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस होता है, बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी। है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हैवी शावर्स, हैवी शावर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे करके लिख दिया। और मैं क्या लिख सकता हूँ?
एंथ्रोपोजेनिक रीजन में, कि मतलब बेसिकली यहाँ पे आप मतलब ऐसे मैं लिख रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से हो रही है ना, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया ग्लोबल वार्मिंग। पहली बार ट्राई कर रहे हैं, थोड़े से पॉइंट लेफ्ट राइट हो सकते हैं, बट ऐसे ही जीतेंगे, है ना, ऐसे ही जीतेंगे हम। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और उसकी कॉजिंग हैवी रेनफॉल, ठीक है। फिर इसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद मैं लिख सकता हूँ जियोग्राफिकल रीजन, जियोग्राफिकल कॉजेस। जियोग्राफिकल में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड मेल्टिंग, जिसको कि मैं कहता हूँ ग्लेशियल रिट्रीट। उसको भी लगना चाहिए ना कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है। ग्लेशियल रिट्रीट का मतलब जब समर होते हैं तो जो ग्लेशियर होते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं ना, तो क्या होगा, जो उसने मिट्टी को अभी तक बाइंड करके रखा था, तो और ग्लेशियर मेल्ट भी होगा तो मेल्ट होकर नीचे की तरफ जाएगा तो अपने साथ मिट्टी भी ले जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैंडस्लाइड होगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे जोग्राफिकल कॉजेज में? हम यहाँ पे लिखेंगे लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। कितने पॉइंट हो गए? ये अच्छा लग रहा है देखने में, बट आई ऑल्सो सी कि मतलब एग्जामिनेशन में तो भाई ये पूरा पेज ही इससे भर देंगे एग्जाम्पल दे दे के। और क्या लिख सकते हैं ऐसे, मतलब वी बोथ आर थिंकिंग, है ना, कि और क्या रीज़न है हिमालयाज में। हम लिखेंगे टूरिज्म, टूरिज्म। तो टूरिज्म के अंदर मतलब एक एक्स्ट्रा ऐसे लिख दूंगा कि हम कहेंगे कि होटल्स ऑन स्लोप्स, है ना, होटल्स ऑन स्लोप्स कॉजिंग मेकिंग लैंडस्लाइड्स टर्निंग टर्निंग डिजास्टरस या टर्निंग लैंडस्लाइड्स इनटू डिजास्टर। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट में एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आ रहा था, है ना, कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे इशू होने वाला था, ऐसे करके आप लिख सकते हो कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पर मैंने देखा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट लगे हुए हैं वेस्टर्न घाट में उनको हटा के यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश देश की भी ज़रूरत है और लोकल भी ज़रूरत है, एग्रीकल्चर। इसमें एग्जांपल दे देना किसका, रबर का। रबर यहाँ पे लगा रहे हैं पेड़ काट के। और क्या लगा रहे हैं रबर के साथ साथ? और कौन सी प्लांटेशन होती है? टैपियोका यहाँ पर होता है लेकिन वो प्लांट में नहीं आता, एग्जाम्पल रबर काफ़ी है। चलिए हो गया ना। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ ना कि अगले अगले बार अगर अपना कोई ऐसे कोई मतलब बंदा अगर एग्ज़ाम देगा तो मैं उसको कहूँगा कि भाई ऐसे करके सोच, मतलब ऐसे करके बनाएगा ना तीन में, तो तेरे को भी इजी होगा लिखने के लिए, है ना। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। और यहाँ पे टूरिज्म नहीं आएगा, आप यहाँ पे लिखोगे डेवलपमेंटल फैक्टर, है ना, डेवलपमेंटल फैक्टर। कि वो डेवलपमेंटल फैक्टर क्या है, होटल बना रहे हो, यहाँ पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आ रहा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना भाई। ये तो 2 पॉइंट पे लिखेगा, मतलब तू ऐसे लिखेगा 1 2, तो तेरी ज़्यादा स्पेस भरेगी। ठीक है। एंड दिस सेशन इज़ नॉट फॉर दोज पीपल हु आर इम्पेशेंट। हम मज़े मज़े में करेंगे सेशन, तुम 2.5x पे देख लो चलेगा, है ना। पर मज़े मज़े में हम सेशन ये करने वाले हैं। ऐसे करके मैं एग्जामिनेशन में लिखता भाई। ठीक है। अब आप कहोगे इससे पेज तो नहीं भरेगा। भाई आई नो पेज नहीं भरेगा, बट ये अगले पेज के यहाँ तक तो आ ही जाएगा ना। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट गिविंग सॉल्यूशन, है ना, वे अहेड, वे अहेड। तो फिर उसमें भी सेम चीज़ करेंगे कि पहले भाई हिमालय का, हिमालय में ना एक कमेटी है, चोपड़ा कमेटी। चोपड़ा कमेटी रिकमेंडेशन, इसके बारे में लिख देंगे।
इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि जियोलॉजी जियोलॉजी को देखकर ही काम करें, है ना, टू प्रिवेंट इवेंट्स लाइक जोशीमठ। भाई लैंड ही सबसाइड हो गया, पूरा का पूरा लैंड सबसिडेंस हो गई जोशीमठ। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी को रिस्पेक्ट करते हुए सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म। और क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे कि जो आईएमडी है ना, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आईएमडी के साथ, ताकि जो लैंडस्लाइड इवेंट्स हैं वो डिज़ास्टर में तब्दील ना हो, ऐसे करके लिख दिया। और वेस्टर्न घाट डब्ल्यू की बात करें तो हम कहेंगे कि इको सेंसिटिव जोन जो है ना, इको सेंसिटिव जोन के रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करना, है ना, पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इलीगल डिफॉरेस्टेशन जो होती है इलीगल, उसको कंट्रोल करना टिम्बर के लिए। फिर इसके बाद मैं ये कह दूंगा कि क्या कहते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म। फिर उसके बाद मैं कह दूंगा कि मैप्स के थ्रू, जैसे कि भुवन होता है, एग्जाम्पल भुवन मैप जो कि इसरो का है, इसके थ्रू हम क्या देखेंगे, जो जो सॉइल की मूवमेंट है ना, टॉप सॉइल की जो मूवमेंट होती है उसको ट्रैक करना। और क्या कहते हैं, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आएंगे उनकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को करना, ऐसे करके आपने लिख दिया। फिर उसके बाद कह दिया कि अब इससे ज़्यादा पॉइंट्स मुझसे मत मांगना, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। यहाँ पे देख रहे हो कितने पॉइंट लिखे हैं, 5 और 5, 10 पॉइंट लिख दिए। और यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 20 पॉइंट लिख दिए भाई 10 मार्कर में, और डायग्राम भी बना दिया। अब इसके आगे उसे क्या चाहिए, है ना। तो दिस इज़ हाउ आई वुड राइट इन द एग्जामिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज इन द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट मच लेस टू द जीडीपी परसेंटेज डिस्कस। ये कह रहे हैं कि इंडिया तो गोंडवाना लैंड पर है, इंडिया के पास तो असीम समृद्धियाँ हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि माइनिंग सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। एज फार एज आई रिमेंबर, माइनिंग सेक्टर ओनली कंट्रीब्यूट्स 1 to 2% ऑफ जीडीपी, जस्ट 1 to 2% ऑफ जीडीपी। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे रीजंस होंगे। क्या रीजंस होंगे बताओ, क्या रीज़न है कि भाई देश के अंदर माइनिंग नहीं हो रही। देश के अंदर डिमांड तो है ना, आज भी हम बहुत सारे मिनरल्स को बाहर से लेकर आते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स बाहर से आ रहे हैं, है ना। आयरन जो होती है कहीं कहीं तो बाहर से आ जाती है, कोयला कोकिंग कोल बाहर से आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल आती है, लिथियम अर्जेंटीना से आ रही है। तो ऐसा क्यों है, वाई इज़ इट लाइक दिस, है ना। आप लिख सकते हो कि इंडिया अभी भी एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है किसको, लिथियम। लिथियम अर्जेंटीना से आएगी, जबकि हमारे पास कहाँ पर है, हमारे पास रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है ना, जम्मू एंड कश्मीर में है। इन द सेम वे आप कह सकते हो कोल, जो कि हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम, वी इंपोर्ट कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके हम लिख सकते हैं ना। ये हमारे पास रिसोर्सेस हैं, बट फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोल को, ये सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद आप लिखोगे रीजंस। तो रीज़न क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो होगी कि टेक्नोलॉजी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम है ना। तो आप लिखोगे कि टेक्नोलॉजी फॉर लार्ज स्केल माइनिंग एब्सेंट है। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि लेबर प्रोडक्टिविटी लो है। देख रहे हो, एक ही वो है ना। देखो मैं ये कर रहा हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो अभी मैं लेबर पे हूँ, मैं क्या बोलूँगा, हम ये अभी मैं कह रहा हूँ कि जो लेबर है, अच्छा पूरा ही लिखते हैं, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है, लो है। टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल माइनिंग के लिए नहीं है, लेबर प्रोडक्टिविटी लो है। हमने क्या देखा था, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। हम कहेंगे कि लैंड जो है ना, लैंड जो है वो फ्रेगमेंटेड है, और लैंड को अगर हम एक्वायर करते हैं तो उसकी वजह से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होती है।
और ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होती है, इसीलिए क्या होता है, ये हमको डिस्करेज करता है माइनिंग के लिए। इसके बाद और क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल। हम कहेंगे कि जो कैपिटल है ना, कैपिटल जो है वो माइनिंग सेक्टर की तरफ फ्लो नहीं हो रहा, माइनिंग सेक्टर की तरफ फ्लो नहीं हो रहा। मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज कैपिटल इज गोइंग टूवर्ड्स द सर्विस सेक्टर, ऐसे करके आपको लिखना है, सर्विस सेक्टर डिस्पाइट एफडीआई रिलैक्सेशन। और मैं क्या लिख सकता हूँ, लैंड लेबर कैपिटल हो गया। फिर हम कहेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में इशू हो जाते हैं, सेंटर स्टेट के बीच में इशू हो जाते हैं, क्योंकि लैंड किसका है, स्टेट का है ना, और लेकिन माइनिंग का राइट किसके पास है, मेजर मिनरल्स में वो है सेंटर के पास, तो इसलिए सेंटर स्टेट के इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विजिबल था कहाँ पे, विजिबल इन देवचा, ये अभी न्यूज़ में था इसलिए पता है, देवचा पश्चिमी कोल माइंस या फिर कोल ब्लॉक। फिर इसके बाद सिक्स्थ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स्थ पे ओके लैंड लेबर कैपिटल। फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि जो हमारे माइनिंग रिच एरियाज हैं, है ना, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लॉ एंड ऑर्डर का इशू एक्सट्रीमिज्म है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल 40% ऑफ इंडियाज मिनरल रिसोर्सेज इन छत्तीसगढ़, इन छत्तीसगढ़ में हमको क्या दिखते हैं, छत्तीसगढ़ में हमको सुकमा जैसी जगह है ना, और तो वहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, बस्तर सुकमा, यहाँ पर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई वुड राइट। और कुछ आता है क्या, और हम कहेंगे कि लेबर प्रोडक्टिविटी, और हम कहेंगे कि क्या कहते हैं, चीप, मतलब बेसिकली चीपर है, मतलब चीपर इंपोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली प्रोडक्शन से चीपर हो गए, क्योंकि उन कंट्रीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी है। फॉर एग्जांपल कोकिंग कोल, कोकिंग कोल यूज्ड बाय वाइजैक स्टील प्लांट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मान लीजिए कि ये भारत की कोस्ट है ना, ये भारत की ऐसे एक कोस्ट है, यहाँ पे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यहीं बना है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, एक बड़े से बहुत ही बड़ी शिप के अंदर कोयला आएगा और वो कोयला यहाँ पहुँचा देते हैं, देख रहे हो, समंदर से समंदर एकदम पहुँच गया। यहाँ पर क्या है, पहले कोयला छत्तीसगढ़ में बनेगा, फिर उसके बाद उसको जो कोयला होता है ना, उसको बेसिकली थोड़ा सा बर्न करके उसको उसके कार्बन कंटेंट को हाई करते हैं, उसको कोकिंग कोल कहते हैं। फिर वो वहाँ से बर्न होगा, बनेगा, फिर उसके बाद वो ट्रेन में जाएगा, रेलवेज इन्वॉल्व होगी, रेलवे फिर गाड़ी धीरे 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 कहीं मरते मराते 40 किलोमीटर की स्पीड पर यहाँ पे पहुँचेगी, और एक ट्रेन में कितना ही कोयला आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, शिप दर शिप कोयला पीछे 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 आता जाता है, तो इसीलिए ये सस्ता पड़ेगा वाइजैक स्टील प्लांट को एज कम्पेयर टू इसको लेना। क्यों, क्योंकि इनके पास कोकिंग कोल नेचुरली मिल जाती है ना, तो ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती, तो इनको सस्ता पड़ता है। चलिए, तो दिस इज़ हाउ आई वुड राइट, 7 पॉइंट लिख दिए, मतलब हमने अच्छा लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ना कि वे अहेड क्या है, वे अहेड। तो वे अहेड क्या होगा, वे अहेड होगा कि एफडीआई, एफडीआई प्रमोशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, है ना, और इसमें आपने एग्जांपल दे दोगे आपकी कोल इंडिया लिमिटेड जो है ना, कोल इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो कोलैबोरेट करे। इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी को पुश होना चाहिए, कि टेक्नोलॉजी के लिए पुश होना चाहिए। फिर और हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए फॉर, क्या बोलेंगे, मिनरल मैपिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि ऑफशोर, यहाँ पे लिखा है ना माइनिंग, भाई ऑफशोर के बारे में तो सोचे ही नहीं, है ना, ऑफशोर का भी यहाँ पे लिख सकते थे, अभी दिमाग में आया, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ऑफशोर, ऑफशोर माइनिंग की कोलैबोरेशन होनी चाहिए, जिसमें कि इंडिया को 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो तुमने एरिया मिला है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से,
है ना, उसके साथ हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जो कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, या जापान हो गया, इनके साथ मिलके कलेक्टिवली हम ऑफशोर माइनिंग कर सकते हैं और इंडिया के माइनिंग सेक्टर को पुश किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके आप लिखोगे और यहाँ पर फिर आप लिखोगे कि हाउएवर हमको रे ऑफ होप भी दिखती है, कि मतलब पॉजिटिव चेंजेस भी हमको दिखते हैं। इससे पहले लिख सकते हो जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टेंटलम डिस्कवर किया सतलुज बेड में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम डिस्कवर किया। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ऑफशोर हमने केजी बेसन के अंदर मिशन मोड के अंदर जो गैस वेल्स हैं हम उनको भी डेवलप कर रहे हैं, है ना। और इसी के साथ साथ इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडियन ओशन रीजन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए क्या कहते हैं अपने लिए ले लिया, है ना, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। तो ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं। अब हमको आगे क्या करना है, एफडीआई प्रमोट करनी है, टेक्नोलॉजी को पुश देना है, मतलब एफडीआई एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बेसिकली मिनरल मैपिंग ऑफ इंडिया की तरफ जाना चाहिए और ऑफशोर माइनिंग को कोलैबोरेशन के थ्रू एक्सप्लोर करना चाहिए और उसके लिए टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। और फिर यहाँ पे आप लिख दोगे मत्स्य, मत्स्य 6000। आपने देखा होगा ना, हम एक मत्स्ययान करके बना रहे हैं जो कि पानी के नीचे जाएगा 6000 मीटर नीचे। हम पागल थोड़ी हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप 6000 मीटर नीचे समंदर ओशन बेड पे माइनिंग करते हो तो टेम्परेचर कैसा होता है, प्रेशर कैसा होता है, इक्विपमेंट में क्या माल फंक्शंस आते हैं, वो सब टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चंद्रयान ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई चांद के ऊपर आइसोटोप्स मिलते हैं, है ना, वो बेसिकली एक दिन हम निकाल के लाएंगे। चांद पर और मार्स पर माइनिंग होगी। वी आर नॉट गोइंग देयर फॉर मस्ती, ठीक है। हमको वहां से मिनरल चाहिए, इकोनॉमी ड्राइव्स एक्सप्लोरेशन, ये सिंपल रूल है। हम इसलिए जा रहे हैं और कोई वो नहीं है कि भाई वहां पे लोगों को टूरिज्म कराएंगे, पैसे के लिए जा रहे हैं हम चंद्रयान, ये सब चांद पैसे के लिए हो रहा है। व्हेन यूएसए इज ट्राइंग टू कॉलोनाइज मार्स एंड इट इज ट्राइंग टू कॉलोनाइज मून, वी वॉन्ट आर स्टेक देयर। क्योंकि आप समझ समझ रहे हो ना, हिस्ट्री में पहले उन्होंने लैंड को कॉलोनाइज करा, लोगों को कॉलोनाइज करा, अब माइंड को कॉलोनाइज करते हैं। अब लोग तो ऐसे हो गए ना, अवेयर हो गए इंटरनेट की वजह से, तो अब ये न्यू लैंड्स को कॉलोनाइज कर रहे हैं जो कि है मार्स एंड मून। समझे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। कर देंगे, इतने दे देंगे कि तुम डर जाओगे। अब भाई इसके अंदर जब आता है ना ऐसा क्वेश्चन, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब एग्जाम्पल लिखते हैं तो मैं कहता हूँ एग्जाम्पल से ही सोचेंगे। क्या है एग्जाम्पल, वेटलैंड्स ऑफ मुंबई। कहते हैं कि मुंबई कुछ नहीं है, मुंबई जो है इट इज़ बिल्ट अपॉन वेटलैंड्स एंड दैट इज़ वाई व्हेन इट रेन्स मुंबई फ्लड्स। ठीक है, तो वेटलैंड्स मुंबई में। फिर उसके बाद मुझे चेन्नई का याद आता है। चेन्नई में पल्लीकरनई मार्शलैंड करके है। ठीक है, कहते हैं कि चेन्नई इतना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ कि पल्लीकरनई जो है वो बस अपना 10% ही बचा हुआ है, जो कि इतना बड़ा था, है ना। तो मैं वो लिख सकता हूँ, पल्लीकरनई मार्शलैंड। अब मेरे पास तो दो ही हैं, है ना, चेन्नई और मुंबई। बट मेरे पास भगवान ने दिमाग दिया है ना, मैं चिलिका लेक के बारे में लिख सकता हूँ। जो चिलिका लेक है ये भी तो वेटलैंड में आती है, याद करो वो रामसर वेटलैंड रामसर साइट्स में थी। तो मैं लिखूंगा कि चिलिका लेक जो है ना, इसकी इसकी भी एनक्रोचमेंट होती है कहाँ पे, उड़ीसा में। तो ऐसे करके अपनी प्रीलिम्स की नॉलेज को लगाना है। और सोचो, और कौन सा वेटलैंड है जो मुझे याद आता है। आई कैन सिंपली राइट अबाउट सुंदरबन ऑल्सो। जब मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मैं कुछ तो लिखूंगा ना। तो हमने देखा था एक समय था 2008 एंड 8 9 10 के आसपास, सरकार बुलडोज़र लेकर निकल गई थी कि सुंदरबन के आसपास जो भी इन लोगों ने डेवलपमेंट करी है उसको हम तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि उस समय पे आए थे सुनामी, फ्लड, साइक्लोन आया था। तो साइक्लोन में पता चला कि सुंदरबन नहीं होते तो हम तो गए थे। तो सुंदरबन की कंजर्वेशन उस समय बहुत ही हाई एफर्ट था। यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज में पूछा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा बांग्लादेश बोल रहा हूँ, बंगाल भाई, बांग्लादेश भी अपना ही है। ठीक है, बंगाल। इसी के साथ साथ मैं लिख दूंगा मैनग्रोव, मैनग्रोव कवर, जो कि कम होता हुआ दिखा है अराउंड गोवा। ये मैंने भाई ये मैंने देखा था कहाँ पे, ये मैंने न्यूज़पेपर में देखा था।
एग्जाम्पल मिल गए, है ना। चिलिका लेक्स, फिर उसके बाद सुंदरबन, वेटलैंड, चेन्नई और मैनग्रोव्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, कि इससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। चलिए, पहला देखा जाए, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, जो कि मतलब एकदम पॉइंट द पॉइंट पे होना चाहिए। जो पहला होगा, हम कहेंगे कि अर्बन फ्लडिंग होगी। अर्बन फ्लडिंग, एंड इट इज ऑल्सो विजिबल इन मुंबई। ठीक है। फिर इसके बाद हम ये कहेंगे कि जो साइक्लोन है, साइक्लोन के लिए नेचुरल कवर होता है, वो आप बेसिकली अपना जो है अपना कवर बस्ट कर रहे हो, दैट वी सी इन सुंदरबन। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि जो लैंड की सैलिनाइजेशन है, लैंड की सैलिनाइजेशन हो जाती है, इससे इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है, विच वी सी इन चेन्नई। जब उन्होंने मतलब जब उन्होंने पली मतलब, नहीं ठीक है, लैंड सैलिनाइजेशन तो ऐसे कोस्टल वाला लिख देते हैं, गोवा। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि जो वाटर टेबल है वाटर टेबल, उसमें क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा, विच वी सी इन चेन्नई। चेन्नई में तो डे ज़ीरो आ गया था भाई, आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई सॉ कि चेन्नई में ट्रेन से पानी जा रहा है। वाटर टेबल का ड्रॉप हो जाएगा। और इन्वायरमेंटल क्या होगा, हम लिखेंगे कि जो माइक्रो क्लाइमेट होता है या फिर जो लोकल क्लाइमेट होता है, उसमें वेरिएशन आएंगी, है ना। तो इसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, बैंगलोर का चेंजिंग वेदर पैटर्न, चेंजिंग वेदर पैटर्न। और क्या होगा, मतलब यहाँ पे लिखा ना कि इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस होंगी, अर्बन फ्लडिंग, साइक्लोन्स, लैंड सैलिनाइजेशन, वाटर टेबल का ड्रॉप, माइक्रो क्लाइमेट, और क्या हो सकता है। डिजास्टर प्रोन तो होता है, उसको साइक्लोन में लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं, वी विल थिंक फॉर 10 सेकेंड, सोच भाई कैसे सोच सकता हूँ। इन्वायरमेंटल, हाँ भाई, फ्लडिंग तो लिख ही दिया। ठीक है, अर्बन लैंड यूज़, वाटर बॉडीज़, है ना, वाटर बॉडीज़ की बात करिए तो मैं रिवर का भी लिख सकता हूँ, है ना, कि रिवर के बारे में लिख सकता हूँ। आई कैन टॉक अबाउट लेक्स ऑल्सो, है ना, आई कैन टॉक अबाउट रिवर्स एंड लेक्स। और कौन सी वाटर बॉडी होती है, ठीक है। तो जब लेक्स की बात होगी तो इसका इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन उसके फ्लोरा पर भी होगा, तो हम बोलेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। और उसमें मैं किसी रिवर का एग्जांपल दे दूंगा, किसका एग्जांपल दे दूंगा, दामोदर रिवर का। कहते हैं कि दिस रिवर इज़ डेड, कि वो उस रिवर में ना मछली मिले ना कोई लाइफ मिले, है ना, दामोदर रिवर, ड्यू टू एक्सेसिव अर्बनाइजेशन, है ना, इन्होंने हमने पूरे दामोदर रिवर को वो कर लिया। ठीक है। फिर इसके बाद और इसके क्या इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस होंगे, बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है। और इसमें मैं एग्जांपल किसका दे दूंगा, मतलब इन इन फिशेस, बेसिकली इन आई वुड से फिशेस। और इसमें मैं एग्जांपल किसका दे दूंगा, ये मैंने पढ़ा था, सूर सरोवर करके है, जो कि यूपी में है। तो यहाँ पे जो मछलियाँ मिलती हैं उनके अंदर जो है वो पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू मिले हैं। ऐसे ही एक और है, नानक सागर डैम, नानक सागर डैम इन उत्तराखंड। नाउ यू नो कि मैं किस एरिया से आता हूँ, है ना। चलिए, तो ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ, है ना, कि मतलब बायो एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स हो जाता है, वो भी एक दिक्कत है। देख रहे हो ऐसे करके, कि जब नहीं आए ना तो ध्यान से देखो, वाटर बॉडी लिखा है। अभी भी मैंने रिवर के बारे में लिखा, लेक्स के बारे में लिख दिया, रिवर के बारे में लिख दिया, चिलिका लेक, चेन्नई का पल्लीकरनई, मुंबई, सुंदरबन, मैनग्रोव कवर जो है वो गोवा में कम हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ आई वुड गो। एंड इसका जो मैं लिखूंगा कि ओवरऑल इम्पैक्ट किसके ऊपर है, हम कहेंगे कि ये ग्रीन, हमारा जो क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि इवेंचुअली ये क्या करेगा, इट विल लीड टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट,
क्योंकि तुमने सब पेड़ जंगल पानी काट दिए तो पूरा का पूरा कंक्रीट कर देगा तो क्या होगा, जब सन की रेस पड़ेंगी वो गर्म होगा। इसलिए तुमने देखा होगा कभी कभी घुटन महसूस होती है दोपहर के समय, है ना, और रात के समय भी। तो वो घुटन क्यों होती है, जैसे मैं तो भाई उठ के दरवाज़ा खोलता हूँ, है ना। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो होता है वो भी इसी की वजह से होता है ना। इज ड्यू टू द, बिकॉज हमने वाटर बॉडीज़ को रिक्लेम करके क्या कर दिया है, कॉन्क्रीट कर दिया है। और ये हमको रिसेंटली कहाँ पे दिखा था, भुवनेश्वर में। अगर भुवनेश्वर नहीं लिखना ना, अगर तू यहाँ पे दिल्ली भी लिख देगा कोई भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली लिख दे, मुंबई लिख दे, बैंगलोर लिख दे, कुछ भी लिख दे, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, बस हो गया। इतना ही हमको आता था। दिस इज़ हाउ यू ब्रेन स्ट्रॉन्ग, है ना। अब आप कहो कि भाई बहुत धीरे बहुत आराम से चल रहा है, तुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी है ना। तो दिस इज़ हाउ यू शुड बी, कि धीरे धीरे करो, अभी मेंस में समय है, अभी बहुत टाइम है, वी आर स्टिल इन जनवरी, है ना, बहुत टाइम है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा वो होती है तो भाई 2.5x पे देखो, 2x पे देखो। यहाँ पे लिखा है मेंशन द ग्लोबल अकरेंसेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट। ठीक है। एग्ज़ाम में जब ये सवाल आते हैं ऐसे, मान लीजिए कि अगली बार आपको साइक्लोन पूछा तो अम्फान, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको फ़ानी करके पता है, आपको आ, मतलब एक दाना करके आया था साइक्लोन पिछले साल, ये सब पता है। वॉल्केनिक इरप्शन हुए नहीं, मुझे ही नहीं आते। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो मैं इसको कैसे लिखूँगा। अब कोई बेवकूफ़ आदमी होगा ना जो बैरन आइलैंड के बारे में बोलेगा, है ना। तो मैं बोलूँगा कि ग्लोबल अकरेंसेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, तो मैं कहूँगा कि अभी मैंने, मेरे को मतलब ऐसे होता है ना कि वो बिगिनिंग में आपको लगता है आपको नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपको आएगा। मेरे को याद आ रहा है कि माउंट एटना में भी हुआ है भाई। ठीक है। फिर इसके बाद मुझे याद आता है कि जापान कोस्ट पर हुए थे, जापान कोस्ट पर हुए थे, और उसका नाम कुछ ओगेसवारा करके था। फिर उसके बाद मेयोन वॉल्केनो करके था, ये भी अभी फटा है। ठीक है। फिलीपींस, जापान एंड फिलीपींस में, है ना, वॉल्केनिक इरप्शंस इन जापान एंड फिलीपीन लिख दिया। कि ऐसे ना कि भाई मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे देखा था। कि मुझे नंबर दे दो, मुझे, मैंने पढ़ा है ना। फिर उसके बाद मेयोन वॉल्केनो करके था। फिर इसके बाद भाई ये तो फटता ही रहता है, हवाई का वॉल्केनो, है ना, ये तो एवरग्रीन है। तो ऐसे करके लिख दिया कि अब तुम मुझे प्रूफ करके दिखा दो कि मैं गलत लिख रहा हूँ, है ना, ऐसे करके आई वुड राइट। और तीन चार में से तीन भी अगर सेट हो गए तो अपना काम हो गया। सी, आई टोल्ड यू दैट आई हैव नॉट सीन इट इन करंट अफेयर्स, बट आई सॉ इन 2024 कहीं पे ये सारे के सारे नाम। दैट इज़ वाई आई से कि करंट अफेयर थोड़ा मोड़ा ऊपर से करते रहना चाहिए। ये बच्चे क्या करते हैं ना, जब उनको ये नहीं आता बोलते हैं भैया ये टॉपिक हमारा हमसे नहीं होगा। एंड मैं कह रहा हूँ ना भाई, इफ़ यू चेज परफेक्शन, है ना, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, परफेक्शनिस्ट गाली होती है। ठीक है। परफेक्शनिज्म इज अ, कंसिडर इट एज अ गाली। हमेशा अपने आप को ये कहो कि मेरे से जितना आज होगा मैं करूँगा। और यूजुअली क्या होता है ना कि हमारे इमोशंस आ जाते हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठा, एंड आई डिड नॉट फील लाइक मेकिंग अ वीडियो। तो मैं हमेशा ऐसे मतलब बना रहा हूँ फिर रुक जा रहा हूँ। बट देन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि क्यों नहीं बना पा रहा। देन आई सॉ कि अच्छा कल लेट सोए थे तो आज अपनी नींद पूरी नहीं हुई, है ना। एंड देन व्हाट डू, यू टेल योर सेल्फ कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, मतलब मैं आज क्लास सेशन धीरे करता हूँ। इफ़ आई डू इट स्लो देन माई ब्रेन विल हैव इनफ टाइम टू प्रोसेस। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, दिन आगे बढ़ता जाएगा, मेरी जो वीडियो की स्पीड होगी वो भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे करके आप मिटिगेट करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी इमोशनल मैनेजमेंट की जर्नी है। ठीक है। देर इज़ नो प्लेस फॉर द इम्पेशेंट वन इन यूपीएससी जर्नी। और मेरे पास तो स्टैटिस्टिक्स हैं जो अपने, जो मतलब अपने वीडियोस हैं, है ना। अगर मैं अभी स्ट्रैटेजी के वीडियोस बनाऊँ तो पूरे पूरा वीडियो चलेंगे। ये वाले वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, स्ट्रैटेजी पर ज़्यादा आते हैं, बट मेरे को नहीं बनाने हैं वो, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई वो फालतू के काम है स्ट्रैटेजी बताना। स्ट्रैटेजी वैटेजी भाई जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो तब बतानी है ना। जो पढ़ रहा है उसको चाहिए नहीं, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको दे के भी स्ट्रैटेजी फ़ायदा नहीं है ना। तो लास्ट में आके आप बस ये बता दीजिए कि देखिए पेपर को इटरेशन में देना है, ऐसे ऐसे करना है, मेंस में जाना है, घबराना नहीं है। जो अगर तुझे कुछ नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आता, मैं लिख के देता हूँ, ऐसी बातें करनी है। ये सब
प्रीलिम्स एंड मेन से 10-15 दिन पहले अच्छी लगती हैं, है ना? नहीं तो बच्चे यही बनाते रहेंगे। जो यूट्यूब है मैं देखता हूँ भाई, बच्चों को स्केड्यूल दे रहे हैं कि मतलब क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या बच्चा उसको स्केड्यूल दे रहे हो, आप बता रहे हो कि उसको टाइम टेबल देना है, डू दिस और एल्स यू विल फेल, कि वो फियर साइकोसिस, मतलब ऐसा होता है ना कि डर, या बच्चे को डरा दो, या तो फिर जो एस्पिरेंट है उसको कुछ एक्साइटमेंट दे दो या फिर डरा दो, तो आपको व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, है ना? तो दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट लूप, एंड दैट लूप इज़ वेरी एडिक्टिव, है ना? बिकॉज देन यू मूव अवे फ्रॉम नॉलेज, यू मूव टू दिस, कि क्योंकि इसी क्लीशेड कंटेंट पे ही सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। बट आई जस्ट मतलब मैं तो सब्सक्राइबर और व्यूज़ नहीं देखता, कमेंट हाँ मैं देखता हूँ, कमेंट में अगर किसी का कोई डाउट होता है वो मैं बता देता हूँ और बस ख़त्म। कि सब्सक्राइबर से कुछ मेरे को लेना देना नहीं है, व्यूज़ से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, एंड इट इज़ जस्ट दैट कि पीपल हु विल फाइंड वैल्यू विल ऑटोमेटिकली सी द वीडियो, एंड पीपल हु आर नॉट फाइंडिंग वैल्यू, तो उसमें दो चीज़ें हैं कि आई हैव टू इम्प्रूव, और एल्स दे ऑल्सो हैव टू इम्प्रूव, दे हैव टू फाइंड द राइट कंटेंट फॉर देम सेल्फ, है ना? चलिए, कि वो चीज़ कि मुझे ये चीज़ है कि मुझे पता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बिकम इंडियाज़ बेस्ट टीचर, और आई एम नॉट हियर टू prove that I am India's best teacher. I have imperfections, I have knowledge gaps, but I know कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई अगर इतना भी कर लेंगे तो कितना बढ़िया है, हमने ये सब पढ़ा हुआ है ना? तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हमें एस्पिरेंट का वो जो इनिशियल इनर्शिया होता है ना, जैसे जब मेरी पहली मेंस की अटेम्प्ट थी तो भाई मैं PYQ कर ही नहीं पाया क्योंकि डर लगता था, तो मैं बस वो इनर्शिया तोड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि जो ग्लोबल वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, है ना, उनका इम्पैक्ट क्या होगा रीजनल इन्वायरमेंट पे। ये ऐसे वॉल्केनो बना लिया, ठीक है, ये वॉल्केनो क्या निकल रहा है ज़मीन से, लावा, ये ऐसे फ्लो होगा, ये इसके अंदर क्या होंगे, मिनरल होंगे, है ना, इसके अंदर मिनरल होंगे, हवा में क्या जाएगा, स्मोक जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं रीजनल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, तो पहली चीज़ कि भाई ये जो सोलर रेडिएशन होती है इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, है ना, सोलर रेडिएशन को ब्लॉक कर देगा। जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो तो चली जाएगी ना, सारी की सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो जल जाएगी, तो लोकल बायोडाइवर्सिटी को चली जाती है। और इसका एग्जांपल दे देना, उसका नाम देखो कैसे, बैरन आइलैंड, मैंने अभी आपके साथ ही ये सोचा, बैरन आइलैंड क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो इसके यहाँ पे लिख दिया आपने बैरन आइलैंड, कि लोकल बायोडाइवर्सिटी चली जा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, सोलर रेडिएशन ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या बोलोगे, अर्थक्विक, अर्थक्विक, और उससे क्या आ जाएगी, सुनामी, क्योंकि जब वॉल्केनिक मूवमेंट होगी ज़मीन हिलेगी ना, अर्थक्विक एंड सुनामी। और क्या आ जाएगा, सोलर रेडिएशन ब्लॉक, अर्थक्विक एंड सुनामी। और इसी के साथ साथ जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो क्या होता है, इसमें से बहुत सारे एरोसोल्स निकलते हैं, उन एरोसोल्स या डर्ट के पार्टिकल्स पे पानी जमता है, पानी जमता है और फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो हम लिखेंगे टॉरेंशियल रेनफॉल, पोस्ट वॉल्केनिक इरप्शन। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा ना कि मतलब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। अभी एक ना वोल्केनो फटा था, वो कह रहे थे कि उसने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में डाल दी, और वो इतना बड़ा था कि उसे आप स्पेस से देख सकते थे, उस वॉल्केनिक इरप्शन को। मुझे उस वॉल्केनो का नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं लिखता उसका एग्जाम्पल, और मे बी इसीलिए ये आया भी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग, टोरेंशियल रेनफॉल, अर्थक्वेक, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, सोलर रेडिएशन ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आप कह लेंगे कि जो कि प्लांट लाइफ को वो करता है। और इसी के साथ साथ आप लिखोगे कि टॉक्सिक फ्यूम्स टॉक्सिक फ्यूम्स जो कि एनिमल लाइफ को तंग करती हैं, है ना, एनिमल लाइफ का लॉस होता है। और इसी के साथ साथ जो लावा होता है वो सी में जाता है, और सी में जो कोरल्स होती हैं उनमें क्या हो जाएगी, मास ब्लीचिंग हो जाएगी।
ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। देख रहे हो पॉइंट से पॉइंट कैसे निकलते हैं। सात, ये सातवां पॉइंट है, ये वाला दिस इज सेवेंथ पॉइंट। ऐसे करके हम अनलिमिटेड पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप कह दोगे कि जो लोकल लोकल ए क्यू आई जो होता है ना, लोकल ए क्यू आई जो होता है वो भी वर्सन होता है जो कि हमको जापान में दिखता है। इसीलिए आप देखोगे जापान के लोग मास्क पहनते हैं, है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे कहना है कि रुको, होल्ड माई कप ऑफ टी, देर आर पॉजिटिव्स ऑल्सो। पॉजिटिव्स क्या हैं? आप ये कहोगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसके अंदर म्यूटेशन होती है फॉर सर्वाइवल, म्यूटेशन फॉर सर्वाइवल। इसी के साथ साथ जो सॉइल होती है वो कैसी होती है? रिच होती है। ठीक है, सॉइल कैसी हो जाएगी? रिच हो जाएगी, रिच सॉइल होगी जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होगी, तो सॉइल एनरिच होती है। इसी के साथ साथ और आप क्या लिख सकते हो इसका पॉजिटिव और क्या होगा? हम कहेंगे कि ये एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है, कि इसका वॉल्केनिक इरप्शन का कूलिंग इफेक्ट भी होता है। तो ये इसके पॉजिटिव्स हैं कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे म्यूटेशन होती है, और उससे मतलब म्यूटेशन होती है और उसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ निकलती हैं। सॉइल जो होती है उसको एनरिच करता है ये, ठीक है, और कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई वुड राइट कि यार ऐसा थोड़ी है भाई अर्थक्वेक का सब कुछ खराब है ना, अर्थक्वेक का। और इसी के साथ साथ आप कहोगे कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी मिलती है। फिर उसके बाद कह देंगे बस, 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट दे दिए और ऊपर 4 तुमको एग्जाम्पल दे दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। चलिए आगे चलते हैं। वाई इंडिया इज़ कंसिडर्ड अ सब कॉन्टिनेंट। जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा था, है ना, तो मैंने सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी लिख दिया, और आई वाज लाइक कि अरे, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे को लगा कि यार एक पैटर्न है कि यार 8, 9, 10th क्वेश्चन सोसाइटी से आता है। तो इसका मतलब क्या था कि जब ये क्वेश्चन आया वाई इंडिया इज़ कंसिडर सब कॉन्टिनेंट, तो इसमें मुझे सोसाइटी और ज्योग्राफी दोनों लिखना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो बना दो है ना इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को। तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया का मैप बनाओगे सबसे पहले तो, और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हिस्टोरिकल उसी तरीके से जा सकते हैं, है ना। जब आप ऐसे मैप वैप बनाते हो ना, तब तक ना आपका दिमाग सोच लेता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या फ्रेमवर्क लगाऊंगा। भाई यार इसमें तो भारत माता गुस्सा हो जाएगी। चलिए, वाई इंडिया इज़ कंसिडर्ड सब कॉन्टिनेंट, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि जोग्राफिकल रीजन्स क्या हैं? हिमालयास, और यहाँ पर भी तो है ना ऐसे करके हिमालय ऐसे करके बना दिए। तो आप कहोगे जोग्राफिकल में, आप कहोगे कि हिमालयास, हिमालयास जो हैं उनकी वजह से, मतलब आप कह लोगे कि एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं, है ना। सब कॉन्टिनेंट कब होगा? एक नेचुरल जब, है ना, तो वैसे करके कि हिमालयास जो हैं वो हमारे लिए एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी में हम कहेंगे पॉपुलेशन ले लो गाइस, पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से, पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से भी है। भाई कितना 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन डेंसिटी है इस रीजन की। देखो भाई इंडिया लिखा है ना, इंडिया सिर्फ भारत, ये नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, इंडिया की यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसलिए इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम और क्या कह सकते हैं? और हम ये कह सकते हैं कि मतलब ज्योग्राफी तो छोड़ो, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, अगर सोसाइटी की बात करें तो हम कहेंगे कि लार्जली, मतलब सिमिलर कल्चर लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना हिंदू रिलीजन है, हम कहेंगे कि सिमिलर, सिमिलर कल्चर एंड फेस्टिवल्स। और यहाँ पे आप एग्जांपल दे देना किसका? लोहरी पंजाब में है, बीबी, तो फिर पोंगल उसी समय पे
तमिलनाडु में है, और बिहू उसी समय आसाम में है। ऐसे करके लिख दिया, वो भी बोलेगा भाई क्या एस्पिरेंट आया है। ठीक है। सिमिलर कल्चर एंड फेस्टिवल्स हैं। फिर आप लिखोगे कि जो रिलीजन है ना, जो रिलीजन है ना, वो भी यहाँ पे जैसे कि हिंदुइज्म, जो रिलीजन जो है वो लार्जली हिंदुइज्म को फॉलो करती है, तो इसीलिए उसके लिए भी इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट की तरह देखा जाता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है कैसे भाई? थ्रू रेलवेज। मतलब ऐसे आप लिख सकते हो ना कि मतलब पूरे के पूरे रीजन, मतलब रीजनल, आप कह लो कि मतलब तो हिस्टोरिकल कह लेते हैं कि हिस्टोरिकल, मतलब हिस्टोरिकल अगर पर्सपेक्टिव देना हो तो आप ये कहोगे ना कि मतलब ये जो रीजन है इट हैज़ एम्पायर्स यहाँ पर रहे हैं, है ना, अंडर सेम, मतलब एक ही एम्पायर के नीचे रहे, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो गुप्ताज हो, चाहे वो मुगल हो या ब्रिटिश हो, जिसकी वजह से इंडिया की एक यूनिक आइडेंटिटी है। मतलब वैसे आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकली जो है एम्पायर्स यहाँ पर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक मतलब एशिया के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी को रखता है। ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ? जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, मतलब आप पॉलिटिकल में भी लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में आप लिख सकते हो कि फ्रीडम स्ट्रगल थी, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल एंड रेलवेज, है ना। तो ऐसे करके मैं कुछ लिखता है इसके अंदर, मतलब रेलवे में लिखना चाहता हूँ, शायद मैं अलग से लिखूँ, पर मैं ये कहूँगा कि फ्रीडम स्ट्रगल है ना, फ्रीडम स्ट्रगल है, जिसकी वजह से कॉमन कॉमन साइकी है यहाँ पे। ऐसे करके आप लिख सकते हो कि कॉमन कॉमन साइकी जो है वो डेवलप हुई, या फिर एक कॉमन कॉमन हिस्ट्री है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसलिए इंडिया जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट की तरह दिखता है। और फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक भी लिख सकते हो कि इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, है ना, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं कि इंडिया जो है वो 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन हो गए क्या आपने? शायद हो गए, बताना कि इंडिया जो है वो $4 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन शायद हो गए भाई। ठीक है। मेरे को लगता है 26 तक हो जाने चाहिए। तो चलो 4 नहीं तो आप कहोगे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की आई थिंक थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी है, तो इसीलिए मतलब इकोनॉमी है ना, तो इसीलिए ग्लोबल एफडीआई के लिए इंडिया जो है ना, एक मतलब ग्लोबल एफडीआई के लिए इंडिया, इंडिया एज अ होल, मतलब ग्लोबल एफडीआई इंडिया को मतलब बेसिकली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो इंडिया देखते हैं, है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हो कि इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंटरकनेक्टेड है, और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना, अब मेजर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो कि एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट है। ऐसे लिख दो जब वर्ल्ड का नहीं पता तो, है ना। तो ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ कि वो इंडिया को एक यूनिक इकोनॉमिक हाउस की तरह दिखाती है, एक मतलब उसकी एक यूनिक इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, बिकॉज इट हैज़ अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसंट्रेटेड इन द साउथ एशिया। ऐसे करके मैं लिखता, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लिख दिया। फिर इसके बाद कहते इतना तो कोई एस्पिरेंट लिख नहीं पाएगा, चलो ठीक है आगे चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए? ऐसे लग रहा होगा कि कम लिखे हैं, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट है, ये छठा पॉइंट है, फिर उसके बाद ये सेवेंथ पॉइंट है। 7 पॉइंट्स हमने लिख दिए, है ना, 7 पॉइंट्स लिख दिए हमने। और ऑफ कोर्स मतलब जब एग्ज़ाम में आएगा तो ज्योग्राफिकल को थोड़ा और हम खींच सकते हैं, है ना, हिस्टोरिकल लेगेसीज को थोड़ा सा मतलब बड़ा करके लिखेंगे ना, कि मुगल एम्पायर के अंदर, इस एम्पायर के अंदर तो कॉमनली रहा, तो ऐसे करके जब हम लिखेंगे तो इन 7 पॉइंट्स यू विल बी एबल टू फिनिश, मतलब पेज भर दोगे आप। ठीक है। तो अगर आप कभी भी टॉपर कॉपी निकाल कर देखोगे, जैसे होता है ना कि बच्चा ऐसे सोचता है कि भाई मैं 10 मार्कर में 12 15 पॉइंट्स और 20 मार्कर में 20 पॉइंट्स ऐसे लिख कर आऊँगा। ऐसे नहीं होता भाई, हर हर पेपर में थोड़ा ना 15 15 पॉइंट निकलेंगे। ऐसे रहना है कि भाई मुझे जो उन्होंने पूछा है मैं वो लिखूंगा, और धीरे धीरे जब तुम ऐसे होते जाओगे ना, और ये डायग्राम भी बनेगा, इंट्रो भी आएगा, तो आप देखोगे इसी की वजह से पेजेस भरने लगेंगे। ठीक है। एंड वी आर ब्रेन स्ट्रॉमिंग हियर। हो गया, आंसर इलेबोरेट कर दिया,
बढ़िया से, वो भी खुश हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। अरे यार, ओके। यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वो डिफरेंसेस बनाना पड़ेगा ना। तो मैं एक तरफ लिख सकता हूँ कि ट्राइबल नॉलेज सिस्टम कैसे चलता है, और दूसरी तरफ मैं लिख दूंगा कि जो मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम कैसा है। ठीक है, चलिए भाई, इसमें तो बैंड बजेगी, सोचना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे हम? ट्राइबल नॉलेज सिस्टम में हम क्या लिखेंगे? ट्राइबल नॉलेज सिस्टम में हम ये लिखेंगे, ट्राइबल मतलब सोचो, एग्जाम्पल सोचो। सबसे पहले तो क्या एग्जाम्पल आ रहे हैं? दवाइयों के आ रहे हैं, हर्ब्स के आ रहे हैं। ओके, मेडिसिन, हाँ ठीक है। ओके, मतलब आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो बन रहा है दिमाग में, है ना। पहला पॉइंट अच्छा होना चाहिए कि ट्राइबल नॉलेज सिस्टम जो है वो यूनिक क्यों है। तो हम कहेंगे कि ट्राइबल नॉलेज सिस्टम जो है वो अम, मतलब पहले ये लिखना ठीक रहेगा कि वो सस्टेनेबल नेचर क्या है, मतलब उसका नेचर कैसा है। और हमने जो लास्ट टाइम डिसाइड करा था कि हम क्या करेंगे, हम लोग एक और मतलब एक साइड बनाएंगे जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू राइट हमारे फैक्टर भी, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, और उससे क्या होगा, बहुत सारी स्पेस जो है वो वेस्ट होगी। तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसी जगहों पे जब आप जितने ज़्यादा वर्टिकल्स बनाओगे उतनी जल्दी वो स्पेस भरेगी, क्योंकि ये जगह छोटी हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फैक्टर। तो पहले मैं लिख दूंगा नेचर। नेचर, तो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम का नेचर कैसा है? हम कहेंगे कि ये जो है प्रिमिटिव है, और ये जो है ये मॉडर्न है। ठीक है, फिर इसके बाद हम कहेंगे कि स्कोप, हम कहेंगे कि इसका सर्वाइवल का है ना। ये सर्वाइवल के लिए तो करते हैं, और किस लिए करते हैं ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, है ना, सर्वाइवल। और इसका क्या होगा? सेकेंड, हाँ, इसका इसमें हम लिख देंगे सर्वाइवल। और मॉडर्न नॉलेज सिस्टम में लॉन्जिटिविटी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कह देंगे कि इसका इन्वायरमेंट के साथ क्या होगा, है ना, या इकोलॉजिकल, या फिर आप कह दो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। हम कहेंगे कि ये सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल है। ठीक है, और अब हम ये कहेंगे कि टेंडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, देख रहे हो भाई, ऐसे पॉइंट निकालने, देखो भाई इनोवेशन कर दी हमने, है ना। ये प्रोपोगेट कैसे होता है? ये ओरल ट्रेडिशन से प्रोपोगेट होगा। और ये कैसे होगा? ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड एंड, ठीक है, वेल डॉक्यूमेंट लिखा था, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, बट ठीक है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे स्कोप लिखा है ना, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कम्युनिटेरियन, कि मुझे ये पता है तो मेरी समाज, मेरे कम्युनिटी को हेल्प होगा। और यहाँ पर क्या है? कंज्यूमरिज्म। भाई, माई माई टीचर वुड बी प्राउड ऑफ मी भाई। ठीक है भाई, कंज्यूमरिज्म। देख रहे हो, ऐसे करके आप जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपके आप इनोवेट करते जाओगे, और देख रहे हो ना कि पॉइंट भी कितने बढ़िया बढ़िया निकल रहे हैं। और फिर भाई ऑफ कोर्स इन द एंड वी विल गिव एग्जांपल ऑल्सो। एग्जांपल क्या है? यहाँ पे देखो, ट्रेडिशनल नहीं लिखा है, ट्राइबल लिखा है ना, ट्राइबल लिखा है। फिर ट्राइबल में आपको क्या लिख देना है? हम लिख देंगे हर्ब्स और फीवर
एंड स्नेक बाइट। और इसमें हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे पैरासीटामोल फॉर फीवर एंड एंटी वेनम, एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, अब आप ये लिखोगे कि जो मॉडर्न नॉलेज सिस्टम है, हाउएवर मॉडर्न नॉलेज सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं, जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है उसको अ, उसको मतलब मॉडर्न नॉलेज सिस्टम जो है वो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहा है। और इसी के लिए शायद एक प्रोटोकॉल थी, क्या नाम था उसका, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना प्रोटोकॉल थी जहाँ पे इंडिजीनियस नॉलेज को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इंडिजीनियस आदमी आदमी को उसका बेनिफिट देना पड़ेगा। ठीक है, आप कह सकते हो कि हाँ मतलब कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऐसे एक प्रोटोकॉल थी, उसमें ये लिखा था। आप लिखना कि जो कैंसर जो कैंसर के जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं, है ना, जो कैंसर के लेटेस्ट ड्रग्स हैं वो सारे उनकी जो फॉर्मुलेशन है उन सब वो सारे के सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज से आए हैं। समझ रहे हो, नेचुरल फॉर्मुलेशंस हैं वो सारी की सारी, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद एक सैपोनिन करके ट्री होता है, सैपोनिन। ये एक ट्राइबल नॉलेज थी कि सैपोनिन के ट्री से बेसिकली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज थी। तो वो लोग क्या करते थे, सैपोनिन को लेते थे, उसको एकदम ऐसे पतला पतला पेड़ की बार्क को काट के उसको पीस के उसका जूस निकाल के पीते थे अगर उनको जोड़ों में दर्द होती थी। तो उसी से बन जाती है अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि एक मेडिसिन है। इसी के साथ साथ आजकल हम बात करते हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन की, इंटीग्रेटिव मेडिसिन की, है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल मतलब आप कह लो कि जो ट्रेडिशनल ट्राइबल और इसी के साथ साथ जो एलोपैथिक है दोनों का इस्तेमाल करेंगे। है ना, हम कहेंगे कि न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि तुलसी, है ना, कि जो तुलसी बेस्ड टी जो आती है, जो कि ये दिखाती है कि कैसे जो हमारी ट्राइबल नॉलेज है वो मॉडर्न नॉलेज के साथ इंटीग्रेट की जा रही है। तो दिस इज हाउ आई वुड राइट इन द एग्जाम। बढ़िया है ना भाई, क्या लिखा है भाई, नेचर, स्कोप, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी वो कैसे प्रोपोगेट होती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम्पल, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब आप कहोगे कि ये 3 डब्बे बनाएंगे टाइम लगेगा, अबे तेरी बहुत स्पेस खाएंगे ये डब्बे, तू जब ये ऐसे बनाएगा सस्टेनेबल लिखेगा तो ये जगह पे लिखने की ज़रूरत थोड़ी है ना, ऐसे करके। तो तेरा ये पेज जल्दी भरेगा, तो कभी भी डिफरेंसेस बनाने हैं तो 3 बना लेना, अगर इजी हो तो प्रैक्टिस करके जाना। 3 डब्बे बनाना, जगह जल्दी भरेगी क्योंकि स्पेसेस जो होंगी वो ज़्यादा अच्छे से डिवाइड होंगी। ठीक है, यूजुअली क्या होता है ना कि जब हम ऐसे 3 डब्बे बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे मतलब मान लो कि ये हमारी एक शीट है और ये मार्जिन हो गई मान लो, तो अब मैंने 2 डब्बे बनाए तो तू यहाँ यहाँ लिखेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू 3 डब्बे बना। ठीक है, तूने 3 डब्बे बनाए, एक ऐसे छोटा, अरे बाप रे, मैं कह रहा था ना मैंने सीधी लाइन खींच दी तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पेंटा टेढ़ा रख के सीधा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फैक्टर लिखा तो तूने यहाँ पे लिखा XYZ, फिर तूने यहाँ 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 लिखा, यहाँ 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 लिखा। ठीक है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन नहीं, ठीक है, ये मार्जिन है बेसिकली, मतलब ये वो है जहाँ पे आप कुछ लिखते नहीं हो, स्पेस फॉर रफ वर्क वाला। रफ वर्क नहीं भाई, जहाँ पे वो नंबर लिखता है, लिखता है डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन दिस मार्जिन। ठीक है, तो फिर उसके बाद तू क्या करेगा, तू यहाँ ऐसे लाइन मारेगा, तेरी ये स्पेस तो खाली हो गई ना। फिर तूने यहाँ पे लिखा, फिर तूने यहाँ यहाँ लिखा, यहाँ यहाँ लिखा, फिर तूने लाइन मारी, तो तू देख रहा है तू इतनी स्पेस खाली छोड़ रहा है, इतनी स्पेस, तो इसलिए तेरा पेज जल्दी भरेगा। चलिए, ट्रिक्स है भाई, ये ऐसे ही करना पड़ता है जब पॉइंट्स नहीं आते, है ना, इतने डिफरेंसेस भाई 7 मिनट में कैसे लिख देंगे, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। ओके, गिग इकोनॉमी टुडे इज स्टैंडिंग एट $7 बिलियन। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू एम्प्लॉय 90 90 million, I think, yes, 90 million. It is expected to employ 90 million Indians by 2030.
ये मेरे पास डेटा है। ये मैं वो पल की मैम है ना न्यूज़ पोस्ट वाली, उनका वीडियो देख रहा था, उसमें कल ही बता रही थी। ऐसे याद हो गया, अभी याद है, कल भूल जाएगा, एक सीट पे लिख लेना है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो गिग इकोनॉमी में ऐसा क्या है कि वुमेन की एम्पावरमेंट हो जाएगी? गिग जो होती है, जो गिग इकोनॉमी है, वो वुमेन को कैसे हेल्प करेगी? आप कहेंगे कि गिग इकोनॉमी के अंदर वर्किंग जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो विमेन जो है वो केयर वर्क भी कर सकती है, केयर वर्क भी कर सकती है और पब्लिक स्फीयर में भी काम कर सकती है ना। केयर वर्क एंड पेड वर्क दोनों कर सकती है। वर्किंग इज फ्लेक्सिबल हियर, है ना, इन द गिग इकोनॉमी द वर्किंग इज फ्लेक्सिबल। और क्या कर सकती है गिग इकोनॉमी जिससे कि वुमेन को हेल्प हो जाएगी? हम ये कह सकते हैं कि ये गिग इकोनॉमी जो है ये मोबिलिटी मोबिलिटी इंश्योर करती है कि विमेन जो है वो मतलब गिग में क्या होता है, मतलब विमेन जो है एज एज सुन एज विमेन आर मूविंग, है ना, दे आर अर्निंग, तो हम ये कहेंगे कि ये मोबिलिटी को इंश्योर करती हैं सोसाइटी में। फिर इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि विमेन लीडरशिप, विमेन लीडरशिप इससे आती है। ठीक है। और फिर इसके बाद हम ये कहेंगे कि वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटी होती है ना, वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटी होती है इसमें। तो विमेन जो है जो कि डोमेस्टिकेटेड है उनके लिए, विमेन जो कि डोमेस्टिक स्पीयर को नहीं छोड़ सकती, उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। विमेन लीडरशिप आएगी, उन्हें मोबिलिटी, वर्किंग फ्लेक्सिबल है, मोबिलिटी, विमेन लीडरशिप और इसी के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम। विमेन के पास ग्रेटर चॉइसेस आएंगी, विमेन के पास ग्रेटर चॉइसेस आएंगी ऑफ वर्क, विमेन विल हैव ग्रेटर चॉइसेस ऑफ वर्क, जो कि आज हमने क्या देखा है एज अगेंस्ट क्या कहते हैं, मतलब जैसे हमने देखा है ना कि ग्रेटर चॉइसेस ऑफ वर्क आएंगी, जो कि अभी बेसिकली आप कहोगे कि क्लस्टर्ड है इन लो लो पेड एंड लो स्टेटस जॉब्स में, जो वुमेन है वो अभी क्लस्टर्ड है, तो उनके पास गिग इकोनॉमी जो है वो ग्रेटर चॉइसेस देती हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। और हम क्या लिख सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट में? हम कहेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम देती है विमेन को, सोर्स ऑफ इनकम आएगी, तो वो बेसिकली क्या देगा? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देगा। इसी के साथ साथ प्रो विमेन पॉलिसीज़ हैं गिग इकोनॉमी में जो कि गवर्नमेंट लेकर आई है। गिग 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 फीमेल गिग वर्कर्स के लिए प्रो विमेन पॉलिसीज़ हैं जो कि इसे और इनकरेज कर रही हैं। तो दिस इज़ हाउ आई वुड राइट इन द एग्जाम, बिकॉज आई डोंट हैव डेटा, है ना, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर ऊपर से डालने की कोशिश करूँगा। स्विगी डाल दिया कहीं, जोमेटो डाल दिया कहीं पे, ब्लिंकिट डाल दिया। ठीक है, बस फिर उसके बाद मैं लिखूँगा हाउएवर अभी भी गिग इकोनॉमी के अंदर 80% वर्कर क्या है? मेल है। गिग इकोनॉमी के अंदर मेल की प्रेफरेंस देखी जाती है ना, मेल की प्रेफरेंस देखी जाती है। क्यों? क्योंकि मेल कैन वर्क लेट नाइट, है ना। एग्जाम्पल इसका दे देंगे हम, जोमेटो डिलीवरी। अभी भी हम देखेंगे कि जो मेल फीमेल के बीच में जो स्किल का गैप है वो ज़्यादा है, और इसीलिए जो फीमेल है वो गिग इकोनॉमी का पूर्ण पूर्ण बेनिफिट नहीं ले पा रही। जो गिग इकोनॉमी है ये कैसी है? कैजुअल लेबर है, इसीलिए फीमेल के पास या वुमेन के पास एक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसी है? सीजनल है। ठीक है, जो कि, और इसी के साथ साथ हमने ये देखा लो पेड वर्क है। अभी एक वो बहुत ज़्यादा वो वायरल हो रहा था ना कि उसने कहा कि भाई मैंने 16 डिलीवरी किए और उसके बाद मुझे दिन के 100 रुपये मिले, है ना, तो लो पेड है गिग। तो अभी हम बोलेंगे रिसेंट केस ऑफ अ डिलीवरी डिलीवरी एजेंट, है ना, रिसेंट केस ऑफ अ डिलीवरी एजेंट। ये लिखना है, यही यूनिक है भाई आपके पास। ठीक है, आपको ये लिखना है, ये वाला तो पक्का लिखना है। इसके लिए जितनी स्पेस लगे उतना चलेगा भाई, उसको पता चलेगा कि भाई ये लगा लेता है दिमाग, है ना। रिसेंट केस ऑफ अ डिलीवरी एजेंट हु वॉज पेड 100 रुपीज़ फॉर 20 डिलीवरीज इन 12 आवर्स। ऐसे करके लिख दिया भाई, वो भी ऐसे हो जाएगा कि भाई इसका दिमाग चलता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई वुड राइट। फिर आप उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इनिशिएटिव्स टेकन,
क्या है इनिशिएटिव्स टेकन? पहला है कि जो कंपनीज है ना, जो कि गिग को एम्प्लॉय करती हैं, इन्होंने बेसिकली वर्कशॉप्स और कोर्सेस लेकर आई हैं जिनको कि वीमेन देख सकती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट, मतलब जो पब्लिक लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे आप कह लो, गवर्नमेंट लेवल पर क्या है, जो 10 मिनट्स की डिलीवरी थी उसको बैन कर दिया है ना। गवर्नमेंट का एक पुश है ना, पॉजिटिव, मतलब बेसिकली आप कह लो कि पॉजिटिव पुश है टुवर्ड्स फीमेल इन गिग। ठीक है, फीमेल इन, जैसे भाई मेरे मेरे घर में इतने डिलीवरी वाले आते हैं, मेरी बहन भाई, उसका तो मतलब वो अगर वो यूपीएससी देगी तो इन हॉबी शी विल राइट कि जोमेटो करना, ब्लिंकिट करना, है ना। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो आई हैव नेवर सीन अ वुमेन कमिंग टू माय हाउस, है ना, कि जैसे डिलीवरी तो मैं ही लूँगा, घर का छोटा हूँ मैं, आई हैव नेवर सीन अ वुमेन कि मतलब हमेशा मेल ही आते हैं। तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट का भी मतलब वो पॉजिटिव पॉजिटिव मॉरल पुश है ना, कि मॉरल पुश है, पॉजिटिव नहीं लिखते तो लिख देंगे मॉरल पुश है बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर फीमेल इन की इकोनॉमी। इसी के साथ साथ हम राइजिंग फीमेल लीडरशिप देखते हैं। इसमें एग्जांपल दे दिया कि वो जोमेटो का वीडियो था, वीडियो ऑफ फीमेल डिलीवरी ड्राइवर्स। इसी के साथ साथ हमने देखे हैं कि पिंक ऑटोज आ रहे हैं। पिंक ऑटोज भाई मैंने तो बैंगलोर में बहुत देखे पिंक ऑटोज, है ना, विच आर रन बाय वीमेन। ऐसे करके आप लिखेंगे तो दिस इज़ हाउ आई वुड राइट इन द एग्जामिनेशन कि भाई हाँ ये ऐसा है, बट ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है, कि हाँ ये करेगा लेकिन सब अच्छा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ये सब कर दो। तो देखो कितने पॉइंट हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट हो गए, बस ठीक है, काफ़ी है। So this is how I would write. And when we meet in the next video, we are going to see 11th वाला क्वेश्चन जो कि फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का हो जाएगा।